नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल GRE स्टेडियम में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी, हमारा जो क्लास चल रही थी राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास काफ़ी लंबा चल रहा है। आज हम उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने। देखो, कल की और आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज यदि आप पहली बार हो तो आप पिछला वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तभी आपको मेवाड़ का इतिहास समझ में आएगा। और मैं ये गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि मेवाड़ के इतिहास यदि आपने 1 से 2 बार वीडियो देख लिया ना, तो आपको तीसरी बार किसी भी पुस्तक, किसी भी गाइड, किसी भी कोचिंग में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना शानदार तरीके से आपको मैं कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम शुरू करेंगे मेवाड़ का इतिहास। और आप शेयर कर दिया करो यार, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। तो हमारा चल रहा है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास कहाँ तक चला हमारा, तो हम सबसे पहले सिसोदिया वंश का संस्थापक एक बार वापस रिपीट हो जाए, ठीक है ना। हमीर का पुत्र खेता, खेता का पुत्र लाखा, लाखा का पुत्र मोकल, मोकल का पुत्र कुंभा, कुंभा का पुत्र रायमल। बीच में उदा आता है, लेकिन उसको मेवाड़ के सरदारों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है और बाद में बिजली गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और रायमल का पुत्र है वो है सांगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आज जो हमारा बात चल रहा है, कुंभा तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद उदा आ जाता है। उदा का ऐसा कुछ खास 2-3 साल बाद मेवाड़ के सरदारों को पता चल जाता है कि इसने कुंभा की हत्या की और मेवाड़ का प्रथम वो पितृहंता कहलाता है, ठीक है। फिर रायमल को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। साथ ही साथ अब रायमल के जीवित रहते हुए, रायमल के कोई खास ऐसे कुछ है नहीं, तो एक बार हम रायमल को देख लेते हैं। ये हमारा राजस्थान, ठीक है ना, और यहाँ पर है रायमल। कौन है यहाँ पर? रायमल, ठीक है। अब रायमल यहाँ पर है, तो रायमल ने 1-2 मंदिर बनवाया था, 1-2 तालाब बनवाए थे। मंदिर और तालाब का आपको नाम बताता हूँ। राम और शंकर तालाब बनाए थे इसने, राम व शंकर तालाब। और इतना इतिहास में कुछ इसका कोई खास बात मिलती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेवाड़ के इतिहास में दादा पोता प्रसिद्ध है। तो ये हमीर प्रसिद्ध था, हमीर के बाद लाखा, लाखा के बाद कुंभा, कुंभा के बाद सांगा, ठीक है ना। तो ये प्रसिद्ध है। तो रायमल, मोकल और खेता का इतना कोई खास इतिहास में कोई खास उपलब्धि थी नहीं थी, लेकिन हमें इतिहास को जानने के लिए इन सारी बातों को हमने पढ़ना पड़ता है। तो रायमल को बता दिया। अब रायमल के जीवित रहते हुए भी रायमल के 3, वैसे तो कहा जाता है कि रायमल की 11 रानियां और 13 पुत्र थे, ठीक है ना, लेकिन उन 13 रानियां और 11 रानियां और 13 पुत्र से कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें वही चीज़ पढ़नी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि रायमल का प्रथम पुत्र था पृथ्वीराज। कौन था? पृथ्वीराज। दूसरा जयमल, और तीसरा है संग्राम सिंह। अब इसी संग्राम सिंह को हम बनाएंगे भावी राणा, ठीक है ना। क्यों? अब संग्राम सिंह को हम राणा क्यों बनाएंगे? क्योंकि मेवाड़ का जो ज्येष्ठ उत्तराधिकारी होता है राजा का, वो ज्येष्ठ पुत्र होता है। तो ज्येष्ठ पुत्र यदि उत्तराधिकारी होता है तो वो पृथ्वीराज का नंबर आता है। और ये पृथ्वीराज वही है जिसे हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? पृथ्वीराज को। उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है? मैंने आपको कल बताया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर एक दीवार है जो भारत की सबसे बड़ी दीवार कहलाते हैं। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज दिन में 2 से 3 बार उस दीवार का चक्कर लगा लेता था।
देखो अब 36 किलोमीटर का एरिया है, 36, और वो भी पहाड़ियों से होते हुए। तो हर किसी के बस की बात नहीं है 36 किलोमीटर की दूरी तय करना। चलो एक बार तो चलो कोई नहीं, घोड़े पर सवार होकर वो निकल जाता है, लेकिन दिन में 3-3 बार, 2 या 3 बार, तो इसको हम कहते हैं जैसे मतलब पक्षी उड़ते हैं ना, तो वैसे ही उड़ता हुआ चक्कर लगा के आ जाता था, इसलिए इसको कहते हैं उड़ना राजकुमार। अब 3 पुत्र थे मुख्य रूप से, किसके? राइमल के। तो अब एक बार क्या हुआ था कि ये तीनों अपने चाचा, कौन? यानी राइमल का भाई कौन? इनका जो चाचा है, कौन है? सारंगदेव। वैसे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, चाचा है सारंगदेव, ठीक है ना। इसके साथ जाते हैं और किसी पंडित के पास जाते हैं। क्या? पंडित के पास जाते हैं और पूछते हैं कि राजयोग किसका लिखा हुआ है। यानी तीनों जाते हैं चाचा के साथ, ठीक है, किसके पास? पंडित के पास। और पंडित से पूछते हैं कि महाराज, हम तीनों में से राजयोग किसका लिखा हुआ है? तो पंडित अपने ज्योतिष टिप्पणी जो भी निकाल के देखता है, उसके अनुसार वो कहता है कि जो राजयोग है वो संग्राम सिंह के लिखा हुआ है। अब ये बात जैसे ये पंडित बोलते हैं और ये दोनों इस पर टूट पड़ते हैं, किसके ऊपर? संग्राम सिंह के ऊपर। तो तीनों में आपस हो जाता है, क्या? संघर्ष हो जाता है, क्योंकि अब हो रहा संघर्ष तो जाहिर सी बात है, ठीक है। यदि मान लो एक घर में हम 4 सदस्य रहते हैं और कोई ऐसी वस्तु हो कि वो किसी एक को देनी है, तो यार चारों सदस्य उत्साहित होंगे ना कि ये चीज़ हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसी बात को लेकर, और वो भी मेवाड़ के शासन के लिए तीनों भाई आपस में झगड़ना शुरू हो गए, एक दूसरे को धक्का मुक्की हो गई थी, एक ने इधर से मारा, दूसरे ने इधर से मारा, तीसरा कुछ और ही कर रहा है। तो ये नज़ारा देख रहे हैं सारंगदेव। तो सारंगदेव ने इनको बोला कि देखो चलो क्या पता पंडित जी की जो भविष्यवाणी वो गलत हो जाए, हम किसी और के पास जाते हैं। तो ये तीनों सहमत हुए और किस और जाते हैं? एक भीमल गांव की एक चारणी है, भीमल गांव, वहां पर कौन है? चारणी। और उसको कहा जाता है कि माता जी का कुछ ऐसा, कुछ मंदिर में वो ऐसा मतलब मंदिर में पूजा करती है और उसको पता भविष्य बताती है। तो ये तीनों वहां पर गए। तो ये है मंदिर, यह माता की मूर्ति, ठीक है ना, और ये, ठीक है ना, ये हो गया हमारा मंदिर, ठीक है। और ये है दरवाजा। अब सबसे पहले पृथ्वीराज गया और यहाँ बैठ गया, फिर उसके पीछे जयमल गया, क्योंकि पृथ्वीराज को जल्दी होना ही था, स्वाभाविक है, क्योंकि बड़ा पुत्र यही था, तो यहाँ बैठ गए। फिर अंत में संग्राम सिंह गया, देखा कि 2 स्थान पर ये बैठ गए, तो बैठने के लिए स्थान नहीं है, तो यहाँ कॉर्नर में कहीं कहा जाता है कि एक खाल पड़ी थी, ठीक है ना, उस खाल को बिछा कर संग्राम सिंह बैठ गया था, ठीक है। और जैसे ही ये आती है, चारणी आती है और पूछते हैं कि भाई क्या चाहिए आपको, आज इतने जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि माता, हम तीनों में से राजयोग किसके लिखा हुआ है? तो चारणी ने कहा कि जो बाघ की खाल पर बैठा है वो राजा बनेगा और आप दोनों किसी न किसी कारणवश मारे जाओगे। ये बात पृथ्वीराज सुनता है और इस पर हमला करता है, किसके ऊपर? संग्राम सिंह के ऊपर। और हमला भी इतना घातक हमला होता है, ठीक है ना, कि संग्राम सिंह की एक आंख चली जाती है। देखो आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने तैयारी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं इस एग्जाम में पूरा 100% दे सकता हूं। क्या कर सकता हूं? 100% दे सकता हूं। जो हमारा जो ग्रामीण इलाका है उसमें ये ऐसे अंधविश्वास चलते रहते हैं। हम जाते हैं किसी भगवान के मंदिर, और पता है मैंने काफ़ी बार ही नोटिस किया है,
जब भी हम कभी मंदिर जाते हैं ना, तो लोग ऐसे मतलब खड़े होते हैं कि बेचारे इनसे तो गरीब दुनिया में कोई नहीं है। मतलब भगवान से क्या मांगते हो आप जाके पता है? भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, भगवान मेरी उससे शादी करवा देना। अरे नौकरी लगवाना भगवान के हाथ में नहीं है। आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपको फल मिलेगा कैसे? आप कर्म करो, दिन रात मेहनत करो आप, ठीक है ना, और उसके बाद भगवान आपको नौकरी में सपोर्ट करेगा। अरे आप मेहनत ही नहीं करते हो तो सपोर्ट किस बात का करेगा आपको? सीधे जाके भगवान के दरबार में खड़े हो जाए तो भगवान प्लीज 11 रुपए की प्रसाद। क्यों भाई? अरे 11 रुपए की प्रसाद और भगवान भूखा बैठा कहीं नहीं। आप जाओ भगवान के मंदिर में जाओ, अपने स्वास्थ्य की कामना करो, अपने घर में सुख शांति की कामना करो। अरे क्या भिखारियों की तरह रोज का वही। अरे भगवान ये सोचते हैं कि कभी तो कुछ नया मांग यार। आप हमेशा वही बात, किसी भी मंदिर में जाओ वही बात करते हो, भगवान नौकरी लगा दे, भगवान नौकरी लगा दे। भगवान के पास नौकरी नहीं बेटा, आप ओमार सीट में गोले वहां राइट करोगे ना तब आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है? तो कुछ नया मांगो, अपने स्वास्थ्य की कामना करो कि नहीं मुझे मेरे स्वास्थ्य के प्रति भगवान प्लीज यदि मुझे ऐसा कुछ हो जाए तो आप मुझे सपोर्ट करना, ठीक है? और अपने घर में सुख शांति की कामना करो। आप चले जाते हो भगवान नौकरी और किसी शादी। अरे शादी, हाँ सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज शादी। क्या? अरे भगवान तो खुद नारद जी महान ऋषि वो बेचारे कुंवारे हैं, हनुमान जी वो कुंवारे, आप उनके सामने जाके बोलते हो कि भगवान शादी करवा दे, तो हनुमान जी भी आपको बोलते हैं कि अरे पागल शादी तो मेरी भी नहीं हुई तो तेरी कहाँ से करवाऊं, ठीक है? तो आप मंदिर जाते हो बहुत अच्छी बात है, भगवान के दर्शन करने चाहिए हमेशा। सुबह आप एक आपका नियम बना लो, आप सुबह उठे 5 बजे स्नान किया, मंदिर जाके आए, दर्शन करके, उससे क्या है कि पूरे दिन पर हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना? कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आती। मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करके आओ, अपने स्वास्थ्य की कामना करो, अपने परिवार की सुख शांति की कामना करो, अपने साथी दोस्तों के स्वास्थ्य की कामना करो। ये चीजें बोलो ना यार। यदि आप दूसरों के बारे में भला सोचोगे तो आपका भला होगा, ठीक है ना? आप साथ में रहते हो दो दोस्त और बोल रहे हो कि मेरी नौकरी लग जाए, ये साला ऐसा ही पड़ा रहे, तो आपकी नौकरी कदापि नहीं लगेगी, याद रखना, ठीक है? तो ये मंदिर गए तो चारणी ने बताया था कि राजयोग किसके ऊपर लिखा हुआ है, किसके? संग्राम सिंह के राजयोग, ठीक है ना? तो पृथ्वीराज ने क्या किया, इस पर किया था अटैक और एक आंख समाप्त हो गई। कहा जाता है कि इस संग्राम सिंह के 80 गांव थे, तो एक गांव तो हो गया, ठीक है? पीछे बचे 79। अब हम बात करेंगे आगे। तो यहां था संग्राम सिंह का सारा मैटर, यानी रायमल के जीवित रहते रहते इन तीनों पुत्र में आपस में संघर्ष हो गया था, और यहां से ये जो संग्राम सिंह है ये चला जाता है श्रीनगर। कहां? अजमेर। श्रीनगर किसके पास जाता है? कपूरचंद, वहां, ठीक है ना? कपूरचंद के वहां चला जाता है और वहां पर इसको क्या मिलता है? आश्रय मिलता है। और ये कपूरचंद वही है जो कपूरचंद पंवार, ठीक है? कपूरचंद पंवार, तो ये वहां चला जाता है। अब बात पीछे रही किसकी? जयमल और पृथ्वीराज की। तो हम आगे बात करेंगे। एक बार इसको मिटा देते हैं, सरंगदेव का काम है नहीं, ठीक है? मंदिर का काम हो गया, पंडित का भी हो गया, राजयोग बता दिया किसने? भीमाल गांव की चारणी ने। और अब हम बात करेंगे, यहाँ है पृथ्वीराज, ठीक है? और यहाँ एक टोल्ट जागीर है जो कहाँ है? टोंक में। यहाँ का जो
जागीरदार है वो है सुल्तान। ठीक है, सुल्तान। तो यहां पर आक्रमण कर लेता है किसने? लल्लू खान ने। ठीक है, और लल्लू खां किसका भाई है? मल्लू खां। और ये कहां का है? अजमेर का। कहां? अजमेर का। यानी टॉर्ड एक जागीरी है जो कहां है? टोंक में। टोंक में शासक है सुल्तान। सुल्तान पर आक्रमण करता है कौन? ये लल्लू खां। ठीक है, और लल्लू खां कौन है? लल्लू खां है मल्लू खां का भाई। ये कहां के? अजमेर। तो सुल्तान आता है किसके पास? पृथ्वीराज के पास। ठीक है, कि मेरे पर इसने आक्रमण कर दिया है। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने इसको बदनौर की जागीरी देते हैं। ये क्या देते हैं? बदनौर की जागीरी। किसे देते हैं? सुल्तान को। ठीक है, सुल्तान को जागीर देती है। और इस सुल्तान की पुत्री एक ताराबाई। क्या नाम है उसका? ताराबाई। और यहां पर भी ये जयमल। कौन है? जयमल। तो कहा जाता है कि जयमल को पता चला है कि सुल्तान की एक पुत्री है। क्या है? पुत्री। तो जयमल इसको देखने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन ये अपने दर्शन करवाती नहीं है। तो ये चला जाता है कहाँ? बदनौर। और बोलता है सुल्तान को कि तेरी एक लड़की है ना? तो बोलता है हाँ है भाई, कि मुझे उसको देखना है। कि क्यों? अरे देखना इसलिए है कि शादी करनी है भाई। किसी लड़की को देखने क्यों जाते हैं? तो शादी करनी होती है। ठीक है ना? तो ये मना कर देता है। ठीक है, तो ये जयमल इसके ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। और इसका एक बहनोई है रतन सिंह, उसके द्वारा जयमल की हत्या हो जाती है। ठीक है, हत्या हो जाती है। और ये आता है किसके पास? पृथ्वीराज के पास। बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, जयमल ने इच्छा जाहिर की थी, मैंने उसको मना कर दिया, फिर इसने मेरे पर आक्रमण किया, तो ये मामला सारा हो गया था। तो पृथ्वीराज फिर ये पृथ्वीराज को एक और ऑफर देता है। क्या ऑफर देता है पृथ्वीराज को? कि यदि आप मुझे टॉर्डगढ़ की जागीरी वापस दिलाते हो तो मैं मेरी पुत्री की शादी आपके साथ करवा देता हूँ। तो बस पृथ्वीराज को भी यही चाहिए था। ठीक है ना? सोने में सुहागा। अब पृथ्वीराज आक्रमण करता है यहाँ पर किसके ऊपर? इस लल्लू खां के ऊपर। तो लल्लू खां और मल्लू खां दोनों को संयुक्त रूप से हरा दिया जाता है। और इसको जागीरी किसको सौंप दिया जाती है? वापस सुल्तान को। और इसका विवाह ताराबाई का हो जाता है। विवाह किसके साथ? पृथ्वीराज के साथ हो जाता है विवाह। और इस अजमेर दुर्ग का नाम कर देता है तारागढ़ दुर्ग। इस अजमेर दुर्ग का नाम परिवर्तन क्या हो जाता है? तारागढ़ दुर्ग। किसके नाम से होता है? ताराबाई का। ठीक है ना? तो ये था ताराबाई का मैटर। समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। अब ये चलो मैटर हो गया, मामला सब कुछ हो गया। अब पृथ्वीराज की एक बहन दे रखी है जिसकी शादी हो रखी है जालोर। क्या हो रखी है? कहां पर हुई है? जालोर। जालोर इसकी बहन की शादी हो रही है। तो इसका जीजा है वो है जगमाल। सॉरी, इसका जो जीजा है वो उसका नाम क्या है? इसकी बहन है, उसकी शादी हो जाती है कहाँ? जालोर। ठीक है ना? तो इसका जो जीजा इसको परेशान करता है, तो ये इनविटेशन करती कौन? और इनविटेशन करती है पृथ्वीराज को कि भाई तू आके कुछ समझा। तो ये जाता है इसके पास और बोलता है कि जीजा संभल जा। ठीक है ना? वरना जिस दिन मेरा गुस्सा फूट गया उस दिन तू नहीं रहेगा। तो जीजा ने कहा भाई गलती होगी मेरी से। ठीक है, और ये गलती आगे से नहीं होगी। ठीक है, ये कौन कहता है? इस पृथ्वीराज का जीजा
जब ये इस बात को समझा कर पृथ्वीराज वापस रवाना होता है तो जीजा बोलता है कि मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं आपके लिए। लड्डू का शौकीन था बड़ा, ठीक है ना, ये नहीं पता कि लड्डू में कुछ और भी मिला दे, ठीक है ना। तो लड्डू में जो लड्डुओं का शौकीन था, जीजा ने उस लड्डुओं में जहर मिला दिया और ये कुंभलगढ़ के पास आते आते वो लड्डू खाता है और खाते ही उसके हो जाती है क्या, मृत्यु। और इस कुंभलगढ़ में इसकी बनती है क्या, छतरी, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज और जयमल दोनों का काम तमाम हो गया। अब पीछे बचा कौन, कपूरचंद पाटनी के वहां संग्राम सिंह, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो आप देख रहे हो तो इसको लाइक ठोक दो यार और शेयर कर दो कि क्या है यार ये, मतलब हम लाइव चला रहे हैं और आप लोग शेयर भी नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया, आप हर किसी के पास सोशल मीडिया है। यदि आप एक मतलब 10-10 बंदे को भी ऐड करते हो ना तो भी उनका फायदा ही है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि शायद ही आपको ऐसे पूरा विस्तार से और पूरे मतलब शानदार तरीके से और किसी भी संस्थान में आपको नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना। मुझे भी पता है संस्थान में कैसे पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको आधा अधूरा ज्ञान मिले, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत जल्द आपके राजस्थान के क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिया जाएगा और वो मॉर्निंग के टाइम में क्लास अपलोड कर दी जाएगी उसको, ठीक है ना। तो आप अपने आप को परखने के लिए उसमें उस क्लास को आप कंटिन्यू बनाए रखना, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ये राजस्थान वापस, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि रायमल के होते हुए भी रायमल के दो पुत्रों की क्या हो जाती है, हत्या। एक तो पृथ्वीराज की और दूसरा कौन, जयमल, ठीक है ना। तो हत्या हो जाती है। इस बात का पता चलता है कपूरचंद पंवार को। एक बार क्या होता है कि जो ये सांगा है वो सुबह के समय सो रहा है और सूरज की किरणें उदय होती है और किरणें उसके चेहरे पर आके, मतलब सुबह सूर्य की जो पहली किरण आती है बड़ी तेज आती है, ठीक है। तो वो आके सांगा के मतलब चेहरे पर वो लगती है ऐसे। तो एक सांप आता है और मतलब फन करके उसके मतलब छतर करके वो खड़ा रहता है वहाँ पर, ठीक है ना। और ये नज़ारा कौन देखता है, कपूरचंद पंवार देखता है। तो कपूरचंद पंवार ने सांगा को पूछा कि भाई है तो तू कोई बहुत ही बड़ा मतलब शक्तिशाली आदमी है। तो उसने बताया है नहीं, मैं तो हूँ, क्या है हो कौन, कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूँ, ठीक है। ये तो मेरी मजबूरी है इसलिए मैं तेरे शरण में रह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कपूरचंद जाता है किसके पास, रायमल के पास, और बोलता है कि आपका जो तीसरा बेटा है वो भी जीवित है। क्या बोलता है, तीसरा बेटा जीवित है। कौन सा तीसरा बेटा, सांगा या संग्राम सिंह, ठीक है ना। तब इसको बना दिया जाता है राजकुमार, ठीक है ना। संग्राम सिंह को क्या बनाता है, राणा संग्राम सिंह या सांगा, ठीक है। अब ये बन जाता है शासक। कब से कब बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1509 से 1528, ठीक है। यदि राणा संग्राम सिंह ये शासक कब बनता है, 1509 से 1528 तक, ठीक है। अब शासक बनता है तो सबसे पहले कपूरचंद को एक उपाधि देता है। कपूरचंद को भी तो भाई एहसान का बदला तो चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। तो कपूरचंद को उपाधि क्या देता है, ये रावत की उपाधि देता है, ये रावत की उपाधि। पूछ लिया जाएगा कपूरचंद पंवार को रावत की उपाधि किसने दी थी, राणा संग्राम सिंह ने। और संग्राम सिंह का जो ये शासन काल है
वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, शासनकाल उन्हीं व्यक्तियों का पूछा जाता है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली है या वो चर्चा में है। चर्चा में जैसे कौन, महाराणा प्रताप का शासनकाल पूछ सकते हैं, बीकानेर के राय सिंह का पूछ सकते हैं, ठीक है, मालदेव का पूछ सकते हैं, कानड़ देव का पूछ सकते हैं, या फिर संग्राम सिंह का पूछ सकते हैं। तो आपको इनकी डेट आपको याद रखनी अनिवार्य है, ठीक है। तो राणा संग्राम सिंह का शासनकाल कब है? 1509 से 1528 के बीच, ठीक है। अब संग्राम सिंह शासक बन जाता है तो यहाँ मालवा में एक शासक है महमूद खिलजी द्वितीय। फर्स्ट किसके समय था? कुंभा के समय था, ठीक है। और यहाँ गुजरात का शासक है मुजफ्फर खां, ठीक है। और उस समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन था? सिकंदर लोधी। देखो, सिकंदर लोधी और संग्राम सिंह के बीच कोई संबंध नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा कि जब संग्राम सिंह का राज तिलक हुआ था, जब इसने शासन शुरू किया था, उस समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन है? सिकंदर लोधी। ये भी क्यों फेमस है? क्योंकि इसके समय विष्णु धर्म के जो संस्थापक थे जाम्बोजी, उनका भी उल्लेख मिलता है कि विष्णु धर्म मतलब जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोधी ने गायों की हत्या पर रोक लगवाई थी, ठीक है ना। तो एक ऐसा कहा जाता है कि संग्राम सिंह भी जाम्बोजी से मिलने गया था। तो ये बात है, मतलब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय सिकंदर लोधी था दिल्ली का समकालीन शासक। लेकिन इसके बाद इस लोधी वंश का अंतिम शासक कौन आता है? अभी इसका कोई काम है नहीं, तो इसको हम यहाँ से समाप्त कर देते हैं। और इसके बाद आ जाता है लास्ट लोधी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोधी। कौन आता है? इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है, गुजरात का शासक कौन है? मुजफ्फर खां। मालवा का कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। और दिल्ली का है इब्राहिम लोधी। अब इस संग्राम सिंह को सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा गया है? सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा? कर्नल टॉड ने, ठीक है। सैनिकों का भग्नावेश यानी इसके शरीर पर 80 घाव थे। अब मान लीजिए आपका मकान है और जगह जगह पर छेद हो जाते हैं तो वो जर्जर अवस्था में हो जाता है। उसी प्रकार इसके शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी चोट से ग्रसित था। लेकिन फिर भी ये जो संग्राम सिंह था, ये भारत का हिंदूपति या पत, यानी हिंदूपति किसे कहा जाता है? जो स्वामी होता है ना, उसको कहते हैं पति। उस समय भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था, वो था संग्राम सिंह। और पथ किसे, यानी पथ यानी रास्ता या मार्ग का दर्शन करने या रास्ते बताने वाला कौन था? तो वो है संग्राम सिंह। यानी एक समय संग्राम सिंह के समय ऐसा आया जब भारत के अधिकांश जो सरदार थे, राजपूत शासक थे, वो एक छत्र होकर किसके विरुद्ध युद्ध किया था? बाबर के विरुद्ध, ठीक है ना। तो अब इसके संग्राम सिंह के समय महत्वपूर्ण युद्ध है, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। 5 युद्ध हुए थे, वो आप एज इट मतलब क्रम से याद करने आपको। कौन कौन से हुए थे? खातोली, बांडी, गागरोन। खातोली, बांडी, गागरोन, बयाना, खातोली, बांडी, गागरोन, बयाना और खानवा। ये 5 युद्ध हुए थे। इसको आपको क्रम से याद करने ही होंगे, चाहे आप इसका कोई ट्रिक बनाओ या फिर कैसे भी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? खातोली आता है 1517-18 और ये आता है 1500
18, ठीक है। और गागरोन आता है 19, और ये फिर लास्ट वाला आ जाता है, और ये दोनों आ जाते हैं 1528 या 27, 28 आते हैं, ठीक है। 27 में हुआ था ना, खानवा का युद्ध 27 में हुआ। तो खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517। बांडी का युद्ध 1518, गागरोन का युद्ध 1519, और बयाना हुआ खानवा का युद्ध क्या हो कब होता है? 1527, ठीक है। तो ये 5 युद्ध प्रमुख थे, ठीक है ना, जिसमें से 4 युद्धों में ये कौन रहता है? विजय, और इसमें क्या मिलती है? हार, ठीक है। तो अब इसके समकालीन इब्राहिम लोदी था, जो पहले युद्ध थे ये 2, खातौली का युद्ध और बांडी का युद्ध किसके साथ होता है? इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है ना। फिर आता है गागरोन का युद्ध, ये किसके? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ होता है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाले युद्ध होते हैं बयाना और खानवा, यानी लोदी वंश के बाद दिल्ली का शासक कौन है? बाबर। तो ये दोनों युद्ध किसके साथ होते हैं? बाबर के साथ होते हैं। तो आपको याद रखना, पहले 2 युद्ध थे, खातौली और बांडी का युद्ध किसके साथ होता है? इब्राहिम लोदी के साथ। फिर तीसरा युद्ध गागरोन का किसके साथ होता है? महमूद खिलजी के साथ। और जो चौथा और 5वां युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी के बाद दिल्ली का संस्थापक, या दिल्ली में जब नया सत्ता स्थापित होती है मुगल वंश की, कौन करता है? बाबर करता है। तो उसके साथ ये युद्ध होते हैं। तो अब ये बात करेंगे बाबर की, कि बाबर का मैटर कहाँ कैसे था, कहाँ से आया, उस सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़े हम, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो कि आपको इस क्लास में आज पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट भी जरूरी है यार। क्या टाइम क्लास हो? ठीक है। तो हम बात करेंगे हम आगे बाबर की, कि बाबर कौन था, कहाँ से क्या मैटर था, ठीक है। तो दिल्ली में सांगा के समकालीन शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कपूरचंद पंवार को कौन क्या उपाधि दी? संग्राम सिंह ने? रावत की, ठीक है ना, रावत की उपाधि दी। और कपूरचंद की बेटी थी, उससे क्या किया? विवाह, ठीक है ना। और संग्राम सिंह का शासनकाल क्या था? 1509 से 28 के बीच में। और इसको सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा? टॉड ने। और इसको हिंदूपति या हिंदूपत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। और उस समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी था। और गुजरात का कौन था? मुजफ्फर खां, ठीक है। पांच युद्ध आपको बता दिए मैंने, क्रम से याद रखने, खातौली, बांडी, गागरोन, बयाना, खानवा, ठीक है ना। खातौली, बांडी, गागरोन, बयाना और खानवा। तो अब हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली की, ये है हमारे इंडिया का मैप। अरे इंडिया पाकिस्तान में जा रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन पाकिस्तान भारत के कब्जे में ही होगा, ये देख लेना। आप इसको मैप समझना, ठीक है ना। हमें सिर्फ यहाँ पर दर्शन है कि कौन सा शासक कहाँ पर था। पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी मेरे से नहीं करवाई जाएगी। तो यहाँ है सांगा, ठीक है, और यहाँ पर है लोदी, यहाँ पर है अफगान शासक, ठीक है ना, और यहाँ पर खिलजी थाई, ठीक है। तो ये मैच चल रहा था। अब बाबर कहाँ से था, क्या था, वो सारा अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया है? तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में
बता दो कि हाँ सर हमें एक बार यहाँ तक समझ में आ गया है। बाबर था एक काबुल में फरगना की जागीर थी। बाबर के पिता का नाम था शेख अमर और इसकी माता का नाम था कुतुबु निमार। पूछ लिया जाएगा कि इसकी माता का नाम और इसके पिता का नाम, ठीक है ना। ये दो जाति मंगोल और यानी दो जाति से वो संबंध रखते थे। कौन? बाबर कम उम्र में ही राजगद्दी पर बैठ गया था। किसकी? फरगना की, ठीक है ना। शायद 11 या 12 वर्ष की उम्र में बैठ गया था, ठीक है ना। मिर्जा शेख अमर, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिसने काबुल पर अधिकार किया था 1504 में, और जब वहाँ अधिकार किया था तब इसको बताया था कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत में अपार धन संपदा है। तब इसने सोचा था क्यों ना मैं भी इस भारत पर आक्रमण करूं, ठीक है ना। लेकिन भारत पर आक्रमण करने से पहले भारत की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप श्रीलंका के पर आक्रमण करते हो या पाकिस्तान पर आक्रमण करते हो तो आपको उसकी वास्तविक स्थिति जानना होगा। बिना जाने हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। तो इसी स्थिति को जानने के लिए इसने श्रीनगर, यहाँ पर एक जाति रहती थी, उस जाति का नाम है यूसुफ जाई। ये एक जाति थी वहाँ पर, ठीक है ना। और इसने उस पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, ताकि ये भारत को जान सके, ठीक है ना। आक्रमण किया और इस पर इसका आसानी से आक्रमण हो गया और वहाँ पर बाजोट और भेरा नामक स्थान पर इसने अधिकार कर लिया, ठीक है। बाबर के जो भारत में महत्वपूर्ण युद्ध थे उसके बारे में आपको बता देता हूं कि जब बाबर आता है भारत पर तो उसको लगती है क्या? प्यास। अब प्यास लगेगी तो क्या पिएगा? पानी, और पानी से हो गए पानीपत, ठीक है ना। प्यास लगी, फिर इसने खाया क्या? खानवा। तो पहला युद्ध पानीपत हो गया, दूसरा खानवा हो गया, तीसरा चंदेरी और चौथा गागरा। चंदेरी और गागरा, ठीक है ना। पानी कब पिया इसने? पानी पिया था 26 में, 1526, 1527, 1528 और 1529 में इसकी हो जाती है क्या? इस गागरा के युद्ध के बाद इसकी हो जाती है क्या? मृत्यु। तो 4 युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम बात करें राजस्थान के इतिहास में बात करें, लेकिन बाबर आता है तो उस मतलब भारत के इतिहास में भी हम बाबर के बारे में जानना आवश्यक है। और वैसे ही पटवारी के अंतर्गत भारत का भी दे रखा है, तो आपके साथ साथ इस बाबर को हम भारत के इतिहास में और पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी पहले हो जानी चाहिए। तो जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट है वो है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किसके साथ होता है? बाबर और बाबर के समय दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। इसने सर्वप्रथम श्रीनगर में इसने आक्रमण किया था, लेकिन उसके बाद ये लोदी पर यानी दिल्ली पर आक्रमण करता है। कौन? बाबर। और इसके पास ऐसी मतलब जो युद्ध पद्धति थी, आपको पूछ लिया जाएगा इसकी जो युद्ध पद्धति क्या थी? तुलुगुमा पद्धति। तुलुगुमा पद्धति। उसके बाद इसके पास क्या थी? बंदूक। फिर क्या थी? तोप।
और घुड़सवारी। तो तुल्यगमा पद्धति बंदूक और तोप ये तो भारत में थी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रयोग बाबर ने ही सर्वप्रथम किया था। कहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम तुल्यगमा पद्धति का प्रयोग कहाँ पर किया, तो आपको सबसे पहले यहाँ बाजोट और भेरा, यदि ये ऑप्शन में नहीं आए तो आपको बताना है पानीपत के युद्ध में, ठीक है। तो ये 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि हम मान लो एक आदमी के पास लकड़ी होती है, उससे वो युद्ध करता है, और एक आदमी के पास तलवार या आधुनिक शस्त्र जैसे बंदूक है, तो शक्तिशाली कौन होगा? बंदूक वाला ही होगा, क्योंकि वो व्यक्ति पास आएगा उससे पहले उस पर वो आक्रमण कर सकता है और उसको समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी बाबर के पास, जो भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण थी। यदि ये 3 चीजें नहीं होती तो शायद ही मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित होता। तो इसने पानीपत पर आक्रमण किया था और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है ना। और उस समय बाबर कहता है कि भारत में उस समय जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक, वो किसको मानता है? कृष्णदेवराय को। कहाँ का है? विजयनगर। हाँ, इसने कहा था सांगा के बारे में, इसने कहा था कि मालवा और गुजरात और दिल्ली में ऐसा कोई शासक नहीं है जो राणा सांगा को हरा सकता है, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली शासक इसने माना था विजयनगर के कृष्णदेवराय को, ठीक है ना। याद रखना, आप ये बोल दो, क्वेश्चन आ जाएगा कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसको माना था, तो आप कहोगे सर राणा सांगा। राणा सांगा को नहीं माना, इसने कृष्णदेवराय को माना और वो विजयनगर का शासक था। इसने राणा सांगा के बारे में कहा था कि दिल्ली, गुजरात और मालवा में ऐसा कोई शासक नहीं है जो राणा सांगा को हराने की औकात रखता है, ठीक है। तो जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था उस समय क्या होता था कि जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, ये अपने आप को एक देश मानते थे, ठीक है ना, और देश वहां तक सीमित होता था जहां तक इनकी राज्य की सीमाएं लगती थी। सीमाओं के बाहर क्या हो रहा है, कौन आपस में लड़ रहा है, इनको कोई मतलब नहीं। इनकी अंदर की सीमाओं में यदि कुछ ऐसा होता है तो ये उसमें इंटरफेयर करते थे, ठीक है ना। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया तो राणा सांगा ने कुछ नहीं कहा था, ठीक है ना। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सांगा ने बाबर को इनविटेशन दिया था, ये बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, लेकिन सांगा को जरूरत कहाँ हुई? सांगा पहले ही इब्राहिम लोदी को 2 युद्ध में हरा चुका है, तो उसको दिल्ली की जो सत्ता उसको प्राप्त करने में उसको कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है ना। अब बाबर ने लिखा है तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप भी ये याद रखना कि जब लोदी पर आक्रमण हुआ तो सांगा ने कोई इंटरफेयर नहीं किया था। उसके बाद इसने अपनी राजधानी बना ली थी, कहाँ? आगरा, ठीक है ना। किसने? बाबर ने। बाबर ने आगरा राजधानी बना ली थी और वहां पर बयाना का जो क्षेत्र था वो किसका था?